brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। हरियाणा कैडर के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की मौत के बाद उनके कमरे से 8 पन्नों का एक फाइनल नोट मिलता है, जिसमें वो अपनी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के 15 लोगों के नाम लिखते हैं। इसके बाद उनकी वाइफ आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार चंडीगढ़ सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट देती हैं 4 पन्नों का, और उसमें भी वो नाम बताती हैं जिनकी वजह से उनके पति की मौत हो गई। अब फाइनल नोट, वाइफ की कंप्लेंट दोनों है। अगर कोई आम मामला होता, आम इंसान का केस होता, तो इस 2 कंप्लेंट और फाइनल नोट के बिना पर जिसके भी नाम है, कम से कम पुलिस स्टेशन के हाजिरी तो लगा चुके होते अगर गिरफ्तार ना होते। हालांकि आम लोग होते तो गिरफ्तार भी हो चुके होते। लेकिन यहाँ कमाल देखिए कि 7 अक्टूबर को फाइनल नोट यानी सुसाइड नोट पुलिस के पास, 8 अक्टूबर को उनकी वाइफ, वो भी आईएएस अफसर, 4 पन्नों की कंप्लेंट कि ये नाम है उनकी मौत के लिए जिम्मेदार। और इन सब के बाद 9 अक्टूबर की रात 10:22 पर चंडीगढ़ सेक्टर 11 में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है। असल में ये उसी एफआईआर की कॉपी है, ये पूरी। आमतौर पर एफआईआर इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती, लेकिन ये करीब 21 पन्नों की है। इन 21 पन्नों में पूरी कहानी है पूरन कुमार की मौत की। इन 21 पन्नों में उनके फाइनल नोट को भी शामिल किया गया है, उनकी वाइफ की कंप्लेंट भी है। लेकिन जो सबसे हैरानी वाली चीज़ है वो ये है कि इसी एफआईआर के कॉलम नंबर 7, ये है कॉलम नंबर 7, ये खाली है। इस कॉलम नंबर 7 में एक जगह होती है जहाँ पर जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसके आरोपियों के नाम होते हैं, अक्यूज्ड के। सीरियल नंबर, नेम, उपनेम, रिलेटिव्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस एज पर फाइनल नोट, ये कॉलम भी खाली है। अब मैं सिर्फ ये 2 चीज़ इसलिए आपको दिखा रहा था कि आमतौर पर जो एफआईआर दर्ज होती है उस एफआईआर में कॉलम नंबर 7 का मतलब ये होता है कि वहाँ पर अक्यूज्ड यानी आरोपियों के नाम लिखे जाएं, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, ज्ञात हो या अज्ञात हो, पर उनके नाम लिखे जाते हैं। एफआईआर का मतलब यही होता है कि कोई कंप्लेनेंट है, किसी ने कंप्लेंट किया, कई बार कंप्लेनेंट नहीं है, खुद पुलिस कर देती है, लेकिन वहाँ नाम लिखना होगा क्योंकि क्राइम हुआ है, चाहे किसी की अननेचुरल डेथ हुई है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन है रिस्पॉन्सिबल। पर कमाल की बात यह है कि चंडीगढ़ पुलिस एफआईआर तो दर्ज करती है, लेकिन कॉलम नंबर 7 को खाली छोड़ देती है। 15 नाम है फाइनल नोट में पूरन कुमार के। इसके अलावा वही नाम सब उनकी वाइफ ने जो कंप्लेंट दिया उसमें भी है। वाइफ ने तो 2 नाम को सबसे ऊपर रखा, अक्यूज नंबर 1 और 2, हरियाणा के करंट डीजीपी शत्रुजीत सिंह और कपूर, और दूसरे नरेंद्र बिजारनिया जो रोहतक के एसपी। और बाकायदा कंप्लेंट भी कहती हैं उनकी वाइफ कि यही वो दोनों हैं जिन्होंने उनकी मौत को, या उनको मौत जो गले लगाया, उसको ट्रिगर किया सबसे कम वक्त में। लेकिन हैरत की बात यह है कि कॉलम नंबर 7 खाली है। पूरन कुमार की मौत हुई, फाइनल नोट में सबके नाम हैं, पत्नी ने भी नाम दिए, सारी एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर में एक भी अक्यूज्ड या आरोपी के नाम नहीं है। क्या किसी आम शख्स का ये केस होता और किसी आम इंसान का नाम होता आरोपी के तौर पर, तो भी पुलिस ऐसा ही करती? हरगिज़ नहीं करती। पुलिस बाकायदा वहाँ नाम दर्ज करती और उसके बाद एफआईआर दर्ज करते ही अगले कुछ पल में उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती, फिर तो सब कुछ होता। लेकिन यहाँ गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, नाम ही दर्ज नहीं किया। तो ये एफआईआर के साथ कैसा मजाक है? क्यों नहीं किया, इस पर कोई सवाल पूछा जा सकता है। अब जब ये एफआईआर दर्ज हो गई तो इसके बाद पूरन कुमार की पत्नी को ये एफआईआर की कॉपी मिली, जो कंप्लेनेंट हैं इस पूरे केस में। जब ये कॉपी मिली और उन्होंने एफआईआर देखा और कॉलम नंबर 7 देखा कि एक का भी नाम नहीं है, तो हैरान हो गई
इसी हैरानी में उन्होंने एसएसपी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर को एक कंप्लेंट लेटर लिखा है। उस कंप्लेंट लेटर की कॉपी है। इस लेटर में उन्होंने लिखा है, रिगार्डिंग इनकम्प्लीट FIR कॉपी एंड इम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर सेक्शन ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। अब कुल मिलाकर जो ये लगभग 1.5 पन्ने की शिकायत है, इसमें उन्होंने क्या लिखा है? इसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने खास तौर पर 2 नाम दिए थे जो डायरेक्ट मेरे हस्बैंड की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। एक हरियाणा के करंट DGP शत्रुजीत कपूर और दूसरे रोहतक के SP नरेंद्र बिजारनिया। बाकी लोगों का छोड़िए, इन दोनों के भी नाम FIR में नहीं। तो FIR में आरोपियों के नाम क्यों नहीं? ये उन्होंने कंप्लेंट किया है कि बिना आरोपी के नाम कॉलम नंबर 7 को आपने खाली छोड़ दिया और उसमें आपने बस FIR दर्ज कर ली। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जिनके भी नाम फाइनल नोट में और जिनके नाम उन्होंने कंप्लेंट पे दिए, उन सभी के नाम आरोपियों के खाने में यानी कॉलम नंबर 7 में FIR में दर्ज की जाए। SSP को ये उन्होंने बाकायदा लेटर भेजा है और ये लेटर उन्होंने भेजा आज 10 अक्टूबर 12:53 पर। टाइम भी लिखा हुआ है इस पर। दूसरा, उन्होंने कहा FIR में नाम तो गायब किया आपने, सेक्शन भी उसी तरीके का लगा दिया, हल्के फुल्के सेक्शन, जबकि इसमें कायदे से इस केस में कौन से सेक्शन लगाने चाहिए वो उन्होंने उसका जिक्र किया है। तो ये कॉपी है। अब ये देखिए कि एक तरफ फाइनल नोट, एक तरफ कंप्लेनेंट और तीसरी तरफ FIR, और FIR में आरोपी गायब। समझदार को काफ़ी इशारा है। जब 15 IAS और IPS अफसरों के नाम हैं सर्विंग और रिटायर्ड, तो एक साथ 15 लोगों के नाम FIR में दर्ज कर भूचाल थोड़ी लाना नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में, फिर तो हंगामा मच जाएगा। इसीलिए इस FIR से इस नाम को ये सोच कर बाहर रखा गया कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और लगेगा कि हाँ डायरेक्ट उनकी मौत से कुछ कनेक्शन है तो फिर हम बाद में FIR में नाम शामिल करेंगे। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ की पुलिस ने IG चंडीगढ़ की लीडरशिप में पूरन कुमार की इस मौत की जांच के लिए एक 6 मेंबर SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जो उनकी मौत की जांच करेगी, उनके फाइनल नोट की जांच करेगी, उनकी वाइफ ने जो शिकायत की उसकी जांच करेगी। लेकिन ये सब टाइम पास के लिए है, क्योंकि पहला कानून ये कहता है कि अगर एक फाइनल नोट है किसी ने मरने से पहले लिखा है तो आप उसको देखिए। दूसरा, इधर वाइफ कंप्लेनेंट है, उन्होंने कुछ कहा है तो आप उस हिसाब से एक्शन लीजिए। लेकिन यहाँ तो FIR ही 7 अक्टूबर की मौत हुई और 9 अक्टूबर की रात 10:22 पर FIR लिखी गई। और FIR भी क्या, एक मजाक किया गया कानून के साथ, सब कुछ लिख डाला, पर कौन जिम्मेदार है? सारे नाम गायब, क्योंकि वह नाम धुरंधरों के हैं, जिसमें मौजूदा DGP, रोहतक के SP, 3 ex DGP, ADGP, IAS अफसर, चीफ सेक्रेटरी, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी। तो भाई इन लोगों को बचाना भी तो होगा, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें की गई। वरना ऐसी FIR, मैं बार बार कह रहा हूँ, आम केस में नहीं, ऐसी गलती तो नहीं होती है। अब ये पूरी उन्होंने जो गुजारिश की है कि FIR को सही करो उनकी पत्नी ने, साथ ही यहाँ पे मजाक ये भी किया गया कि इस FIR में जो धाराएं हैं उनको लेकर भी उन्होंने आपत्ति की है, पूरन कुमार की वाइफ ने। इस FIR में 3 सेक्शन लगाए गए हैं टोटल। नाम तो है नहीं, तो जो भी अक्यूज आगे अगर हुआ, हरियाणा पुलिस में इतनी हिम्मत आई कि सीनियर अफसरों को पकड़ सके तो फिर वो सेक्शन उन पर लागू होगा। तो इस FIR में कुल 3 सेक्शन हैं। पहले CRPC IPC हुआ करता था, अब बदल कर BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता। तो BNS की सेक्शन जो पहली धारा लगाई गई 108, ये तो ठीक है। 108 मतलब ये कि किसी को खुदकुशी के लिए उकसाना, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मजबूर करना, नॉन अवेलेबल है। दूसरी जो धारा लगाई FIR में वो है धारा 3(5). ये है कि किसी जुर्म में कॉमन इंटेंशन को ये धारा दर्शाती है। मतलब किसी एक को तंग करना, परेशान करने के साथ उसका कॉमन इंटेंशन है कि उसके साथ एक क्राइम हो रहा है, तो उसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल हो। जबकि FIR में जो तीसरी धारा है वो SC/ST एक्ट के तहत धारा 3(1)(R),
इस धारा का मतलब है किसी SC/ST से जुड़े हुए शख्स, एम्प्लॉय को जानबूझकर टॉर्चर करना। और इस धारा के तहत मैक्सिमम जो पनिशमेंट है 6 महीने से 6 साल है। 6 महीने से 6 साल। तो ये 3 धाराएं इस FIR में लगाई गई। अब क्या ये धाराएं सही लगाई गई? पूरन कुमार की वाइफ अमनीत कुमार के हिसाब से पुलिस ने FIR में आरोपियों के नाम तो लिखे नहीं, धाराएं भी गलत जोड़ी। ख़ासतौर पर उनका ऑब्जेक्शन जो है वो SC/ST एक्ट के तहत जो सेक्शन लगाए गए हैं उनको लेकर है। उनका कहना है कि यहाँ पर SC/ST एक्ट 3(1)R नहीं होना चाहिए, बल्कि 3(2)5 होना चाहिए। अब इन दोनों सेक्शन में फ़र्क क्या है? जो अमनीत कुमार कह रही है SC/ST एक्ट की ये धारा होनी चाहिए, इस धारा में भी वही है, किसी को सार्वजनिक तौर पर टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना, अपमानित करना उसके कास्ट को लेकर। लेकिन इस सेक्शन का फ़र्क ये है कि इसमें उम्र कैद की सज़ा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट। जो चंडीगढ़ पुलिस ने लगाई उसमें मैक्सिमम 6 महीने से 6 साल की ही सज़ा है, लेकिन जो ये सेक्शन है SC/ST एक्ट वाला, इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट है। तो यहाँ पुलिस ने ये भी नहीं लगाया कि अगर किसी पे ये सेक्शन लग गया और प्रूफ हो गया तो उम्र कैद, जेल में पूरी उम्र गुजरेगी। लेकिन यहाँ पर भी चंडीगढ़ पुलिस ने इस सेक्शन को हटा दिया। तो अब सवाल ये है कि FIR से आरोपियों के नाम गायब, FIR में सेक्शन कमज़ोर, पुलिस वाले ही अपने पुलिस अफसर, सीनियर अफसरों को और IAS अफसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल कहीं से भी उठेगा, क्योंकि फिर इतनी आसानी वाली धाराएं नहीं होनी चाहिए और सीधे सीधे नाम गायब, जबकि आपके पास सब कुछ है। तो इसलिए FIR तो दर्ज कर ली चंडीगढ़ पुलिस ने, लेकिन इस FIR को एक मजाक बनाकर रख दिया। इसीलिए उनकी वाइफ ने SSP चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर को ये लेटर लिखकर कहा है कि एक तो DGP इस वक्त जो शत्रुजीत हैं उनका नाम, SP रोहतक उनका नाम, और जो बाकी फाइनल नोट में है उनका नाम FIR में दर्ज करें और ये सेक्शन को SC/ST एक्ट वाले को सही करें। और तीसरी उन्होंने डिमांड की है कि 7 अक्टूबर को जब पूरन कुमार की डेड बॉडी मिली उनके घर से चंडीगढ़ के, तब 2 सुसाइड नोट थे। एक उनकी जेब से मिला जो 8 पन्नों का और 9वें पन्ने में विल था, वसीयत थी। इसके अलावा उनके लैपटॉप में भी यही फाइनल नोट सेव था। तो वो लैपटॉप भी पुलिस के पास है, सारे सुसाइड नोट या फाइनल नोट भी पुलिस के पास है। इनका ये कहना है कि मेरे पास कोई नोट नहीं, इसलिए मुझे पुलिस वो सर्टिफाइड फाइनल नोट मुझे दे ताकि मेरे काम आ सके। तो ये तो उस लेटर की कहानी है। अब पुलिस ने FIR में सारे नाम क्यों गायब किए? कौन लोग हैं वो? नाम तो मैंने आपको कल बताया था, लेकिन उन लोगों के खिलाफ फाइनल नोट में शिकायत या कंप्लेंट किया गया है पूरन कुमार ने। तो शुरुआत मौजूदा DGP से। DGP साहब अभी शत्रुजीत सिंह कपूर, इनका नाम है और ये हरियाणा के करंट DGP हैं। फाइनल नोट में पूरन कुमार ने लिखा है कि शत्रुजीत कपूर अपने वेतन एरियर 1 जनवरी 2015 से उनको मिलना था, लेकिन जब मैंने समान आधार पर अपने वेतन एरियर मांगे तो उन्होंने मुझे सार्वजनिक रूप से तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज और अतिरिक्त मुख्य सचिव होम TVSN प्रसाद के सामने बेइज्जत किया। अपना वेतन एरियर मांगने के लिए DGP ने होम मिनिस्टर हरियाणा के और चीफ सेक्रेटरी के सामने उनको बेइज्जत किया और फिर एरियर रुकवा दिया। झूठी शिकायतें करने DGP के ऊपर कि इन्होंने झूठी शिकायत की डिपार्टमेंट में। ऑफिशियली जो उनका एकोमोडेशन है, घर है, वो और सरकारी गाड़ी के लिए अतिरिक्त शर्तें थोप दी मेरे ऊपर, जबकि मेरे ही बैच के जो बाकी अफसर थे उनके लिए सब कुछ नहीं था, लेकिन ये किया। और उसकी उन्होंने वजह बताई है कि ये इसलिए किया क्योंकि वो, मैं जिस कास्ट से आता हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी पास्ट में जिससे वो नाराज़ थे, तो मेरे साथ जाति के नाम पर भेदभाव कर रहे थे और मुझे लगातार तंग कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे। और आखिर में जो शत्रुजीत कपूर पर इल्ज़ाम है जो सबसे बड़ा, वो ये
कि उन्हें बदनाम करने के लिए उन्होंने एक साजिश रची रोहतक के एसपी के साथ मिलकर और वहाँ एक एफआईआर झूठी दर्ज करवाई कि मैं किसी शराब कारोबारी से मैंने पैसे मांगे, जो मेरे एक स्टाफ को उन्होंने अरेस्ट किया था। तो ये सारी प्लानिंग और साजिश ये डीजीपी हरियाणा करंट जो है शत्रुजीत सिंह कपूर ने मेरे खिलाफ रची और इसीलिए उन्होंने शत्रुजीत कपूर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए। जो दूसरा नाम है संजय कुमार, ये एडीजी है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 1997 बैच, यानी पूरन कुमार से 4 साल सीनियर। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने पब्लिकली इन्हें ह्यूमिलेट किया, अपमानित किया और मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए। वजह वही कास्टिज्म। तीसरा नाम लिया है पंकज नैन, ये आईजीपी 2007 बैच हैं, जूनियर है पूरन कुमार से। तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं पंकज नैन ये भी। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने मुझे दिमागी रूप से टॉर्चर किया, झूठे आरोप लगाकर मेरा एपीआर रिकॉर्ड ख़राब करने की भी साजिश की, अपने सीनियर अफसरों को कहकर कान भरकर अप्रेजल रिपोर्ट, साथ ही साजिश करके मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करवाई और उन्हें मीडिया में लीक भी किया। तो ये पंकज नैन पर इल्ज़ाम। चौथा है कला रामचंद्रन, 1994 बैच के अफसर हैं ये, आईपीएस। झूठी शिकायतें लगातार सीनियर को करते रहे और मुझे परेशान करते रहे और धमकाते रहे, जिससे मैं परेशान रहा। फिर नाम आता संदीप खिरवार, आईपीएस 1995 बैच। इनके ऊपर है कि गुरुग्राम में, यानी कि जो पुराना गुड़गांव, संयुक्त पुलिस आयुक्त, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के पद से ट्रांसफ़र के बाद मेरे खिलाफ झूठे मामलों में साजिश रची। इस मामले में संदीप खिरवार ने कई लोगों के साथ मिलकर मुझे तंग किया और मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की और ये उसके मेन कल्प्रिट थे। सिबाश कविराज, 1999 बैच के अफसर हैं, जिनका भी नाम फाइनल नोट में है, कि गुरुग्राम में जब मेरी पोस्टिंग के दौरान इन्होंने लगातार सीनियरों को भड़काया और मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें की। मनोज यादव, ये एक्स डीजीपी ऑफ हरियाणा 1998 बैच के। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि अंबाला में एक पुलिस थाने के अंदर एक मंदिर था और उस मंदिर में जाने के बाद इन्होंने जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न शुरू करने का दौर शुरू कर दिया कि एक SC/ST पुलिस परिसर के अंदर, मंदिर के अंदर कैसे किया। तो मनोज यादव, और ये वाला इशू 2020 से शुरू हुआ जब मनोज यादव थे डीजीपी। PK अग्रवाल, ये भी एक्स डीजीपी है, 1988 बैच। इनके ऊपर ये है कि मेरे बैचमेट थे, लेकिन मेरे खिलाफ भेदभावपूर्ण, बल्कि PK अग्रवाल बैचमेट नहीं, मेरे खिलाफ लगातार भेदभावपूर्ण जाति आधारित मानसिक उत्पीड़न करने वालों में ये भी शामिल रहे। मतलब यहाँ पे भी कास्टिज्म की बात आ रही है। TVSN प्रसाद, 1988 बैच, ये शायद होम सेक्रेटरी रहे। इनके ऊपर यह है कि सिर्फ मेरे कास्ट की वजह से मुझे हमेशा इन्होंने तंग किया, परेशान किया, कई बार प्रमोशन से लेके बाकी चीज़ों पर अड़ंगा डाला। राजीव अरोड़ा, IAS, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा थे। इनके पास गए, इनकी लीव बाकी थी, इल्ज़ाम ये है, और लीव अप्रूव भी हो गई। फादर बीमार थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था। उन्होंने बताया कि सीरियस है, बचने की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन अप्रूवल के बाद फिर एंड टाइम पर इन्हें रोक दिया गया और कहा गया कि आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, जबकि हरियाणा में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी। तो उन्होंने जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए मुझे अपने बीमार बाप से आखिरी बार मिलने भी नहीं दिया, और जिसका दर्द मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। एक बेटे के लिए इससे बड़ा अफसोस क्या होगा। ADG अमिताभ ढिल्लो, इनके ऊपर इन्होंने लिखा है अपने नोट में कि RTI से जानकारी मांगकर मेरे बारे में, और इन्होंने झूठे अफवाहें फैलाई। वेतन से जो की गई मेरी बचत को सरकारी रिकॉर्ड में संदिग्ध नकद दिखाया। मतलब जो सैलरी मिल रही है, मैं भी हूँ, मेरी वाइफ भी कमा रही है, वो IAS अफसर है, लेकिन इन्होंने बैंक में जो पैसे बचे हुए थे उसको निकाल कर दिखाया कि अकाउंट में इतने पैसे हैं, जबकि वो सारे साफ रिकॉर्ड पर थे। टैक्स काट कर जो सैलरी अकाउंट में जमा हुई वो सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत भ्रम फैलाया
और मुझे बदनाम करने की साजिश रची। इसके अलावा नरेंद्र बिजारनिया, ये रोहतक के एसपी हैं अभी, इनके ऊपर यह है कि डीजीपी शत्रुजीत ने इन्हें मोहरा बनाया और इन्हीं के ज़रिए 6 अक्टूबर को वहाँ पर एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई, एक शराब कारोबारी को सामने लाकर कि 2.5 लाख रुपए मांग रहे, और फिर मेरे पुराने जो एक स्टाफ हेड कांस्टेबल सुशील को अरेस्ट किया। आनंद फानन में जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई, और इसके बाद ये लोग अब मुझे इसी झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रहे थे, जिसके असली सरदार थे डीजीपी और ये मोहरा थे एसपी उस रोहतक। तो ये सारे नाम के साथ उन्होंने इन लोगों के बारे में एलिगेशन जो भी था फाइनल नोट में लगाया। अब इन सारे नामों से सबसे ज़्यादा जो आईपीएस अफसर की पत्नी है, उन्होंने ये कहा था कि बाकी सारे वो भी जानती हैं, सालों से चला आ रहा था ये उनको मानसिक तौर पर तंग करने का सिलसिला, परेशान करने का सिलसिला। लेकिन जिस चीज़ ने ट्रिगर किया, बाकायदा उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है, ये जो पुलिस को भेजा, जिस चीज़ ने उन्हें अचानक ये कदम उठाने के लिए 7 अक्टूबर को मजबूर किया कि वो अब उन्होंने खुद को गोली मारी, वो असल में 6 अक्टूबर का इंसिडेंट था जब रोहतक में एफआईआर दर्ज हुई। और इसके लिए इसीलिए सीधे सीधे फिलहाल 2 लोग डायरेक्टली जिम्मेदार हैं और सबसे नंबर 1 और 2 पे हैं, करंट डीजीपी शत्रुजीत सिंह और दूसरे रोहतक के एसपी नरेंद्र। तो इसीलिए इन दोनों को तो फ़ौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो इन सारे 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों का पूरा बही खाता ये था, लेकिन नतीजा ये है कि अभी भी जांच के नाम पर, एफआईआर दर्ज करने के नाम पर सिर्फ इस मामले को टाला जा रहा है। हालांकि आज आईएएस अफसरों की भी एक डेलीगेशन मिली और बाकी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें कूद पड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें राजनीति भी होगी, क्योंकि कास्ट वाला मामला आ चुका है। लेकिन मेरा डर ये है कि इस राजनीति के चक्कर में सच्चाई न छुप जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई कोर्ट पहुंच गया तो ये जो पुलिस ने, चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, ये वाकई एक मजाक बनाकर रखा कि एक सीनियर आईपीएस अफसर है। मतलब कानून तो यहीं से शुरू होता है ना, पुलिस एंड कोर्ट, यही सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर ऐसी एफआईआर जिसमें सब कुछ सामने है, नाम ही नहीं है किसी का, तो हो सकता है अब इस एफआईआर में कुछ नाम दर्ज हो, एसआईटी तो बना दी गई है, लेकिन ये एसआईटी कितनी ईमानदारी से जांच करेगी, क्योंकि हैं तो सारे आपस के ही लोग, आईएएस और आईपीएस, वो भी टॉप मोस्ट। तो अब ये सोचिए कि अगर डीजीपी के रहते हुए जो सिटिंग पोजीशन पे, उम्मीद कर सकता है कि कोई इस मामले की जांच सही ढंग से हो, चंडीगढ़ पुलिस कर पाएगी? क्योंकि हैं तो सारे आईएएस और आईपीएस, सारे एक ही हैं, और यहाँ 15-15 हैं। अब पता नहीं इसकी जांच कहाँ तक पहुँचेगी, कैसे पहुँचेगी, ईमानदारी से क्या कुछ होता है, लेकिन कायदे से जो सबूत हैं अभी तक के, इसमें कम से कम इन आरोपियों के नाम एफआईआर में तो होने ही चाहिए। इसके बाद पूछताछ के बाद पुलिस को लगता है कि हाँ इसमें कुछ सच्चाई है, तो फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए। बेशक बाद में कोर्ट से बेल हो या जो भी हो, लेकिन एफआईआर में नाम न होना ये पहला इशारा है कि पुलिस इस केस को किस तरह से ले रही है। पुलिस वाले ही अपने पुलिस अफसरों को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर किसी से भी आप पूछ लें तो इस एफआईआर का मतलब लगभग यही निकलता है। तो यही दुआ है कि देखिए जांच सही हो और जो सही है वही सामने आए। तो फिलहाल कहानी में इतनी ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सुप्रीम बनर्जी छुट्टी पर हैं और वजह यह है कि सुप्रीम बनर्जी की पत्नी यानी वाइफ जेसी, उनका आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे जेसी, आप हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। और आज सुना मैंने कुछ पार्टी वार्टी भी है, तो एंजॉय। और निंटू तुमको भी बधाई, आज मम्मी का बर्थडे है तुम्हारे, तो बनर्जी ने इसलिए छुट्टी भी ली। तो आज तीनों मिलकर आज का दिन ग्रैंड तरीके से आप मनाएं। और जेसी अच्छा खाना भेज देना किसी दिन फिर नेक्स्ट वीक। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे जेसी। साथ ही आज श्रुति ठाकुर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्रुति। एंड श्रुति जो है धर्मस्थला, एक सवाल पूछा था, धर्मस्थला आप जाने के लिए सेफ़ है? बिल्कुल सेफ़ है, और धर्मस्थला की अपडेट मैं जल्दी आप लोगों को दूंगा भी, तो आप जा सकते हो। ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। एंड श्रुति ऑल द बेस्ट। श्रुति की दिसंबर में शादी है,
और अभिजीत आनंद के साथ। तो ऊपर वाले से यही दुआ है आप दोनों हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, शादी सब कुछ अच्छे से निपट जाए और पक्का किसी दिन कभी न कभी कहीं न कहीं मुलाकात ज़रूर होगी। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे श्रुति। साथ ही शिवानी शिशांगिया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शिवानी। और ये भेजा है शुभम वैष्णव ने। पूजा सिंह गौड़, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा जी। और ये सुजीत सिंह गौड़ ने भेजा है, उनकी बेटियां हैं। इसके अलावा कौशल्या जी, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कौशल्या जी। ऊपर वाले से दुआ आप हमेशा अच्छी रहें। और ये भेजा है सागर भालेराव ने। सागर भालेराव जी की मम्मी है कौशल्या जी, और पूरे भालेराव फैमिली की तरफ से आपको बधाई। इसके अलावा आकांक्षा सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आकांक्षा। और ये भेजा है लकी राजपूत ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।